A very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is Kanchan Kukreti, your reasoning faculty. दोस्तों हम बात कर रहे थे इनइक्वालिटीज़ पर और हमने इनइक्वालिटीज़ पर आपको एक होमवर्क दिया था। आपके सामने दोनों होमवर्क्स रखे हैं। आपको दो क्वेश्चन दिए थे बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। आशा है आप लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स तो आए नहीं है, ज़्यादा बच्चों ने शायद सॉल्व ना किया हो या फिर कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हो कि कुछ बच्चे आंसर दे दे तो फिर उनका छाप ले, मतलब उनका कॉपी पेस्ट मार ले, पता नहीं। बट ज़्यादा लोगों ने आंसर नहीं दिया है। देखते हैं कैसे आप इसे करना था। काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आई है कि कैसे इसे मर्ज करें या मर्ज करने में कि मैम कहाँ से करें। तो ध्यान से देखना बेटा, अभी तक जो हमने किए थे वो सिंगल सिंगल थे, मतलब एक का रिलेशन एक से, एक का रिलेशन एक से, तो हम उन्हें मर्ज करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसे जब आते हैं तो उन्हें मर्ज करने में दिक्कत होती है। तो देखो कैसे किया था, समझना ध्यान से। इसको मर्ज करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको कोई भी एक स्टेटमेंट उठा लो, ये उठा लो चाहे वो उठा लो, कोई भी उठा लो, आपने उठा ली, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से किया। ए इज लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू सी, इक्वल्स टू डी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, ठीक है। क्योंकि जब तक मर्ज नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, कोड है, सिंपल दिया हुआ है, आपको देख के बताना है, लेकिन जब तक इसे मर्ज नहीं करोगे तब तक नहीं बता सकते, क्योंकि इस सी का रिलेशन एस से है। आप अगर सिर्फ पहले ऑप्शन को देखो, क्योंकि क्यों मर्ज करना इंपॉर्टेंट होता है ये भी समझना। अगर सी का रिलेशन एस से देखना होता तो सी और एस तो डायरेक्ट भी थे, मतलब इसके थ्रू अगर मैं सी और एस का निकालना चाहूँ तो डायरेक्ट है। ये सी रहा और ये रहा एस, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मर्ज करने से पहले ये जरूर देख लेना बेटा कि मर्ज कर रहे हो तो जरूरत है भी या नहीं है, क्योंकि कई बार नहीं होती जरूरत। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, सी और एस, सी ये रहा एस ये रहा, डायरेक्ट दिख रहे हैं तो मर्ज करने का कोई मतलब नहीं, बाकी किसी से क्या रिलेशन है हमें नहीं फर्क पड़ता। फिर ए और ई, ये रहा ए और ये रहा ई, इसमें भी मर्ज करने की जरूरत है क्या? नहीं है, यानी कि इनका इससे मर्जर जरूरी नहीं है। फिर भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। तो पहला दिमाग तो यही लगाना है, जब जरूरी नहीं है तो फिर क्यों देखें। तो सी और एस की बात करें तो सी और एस में आपके तीन साइन हैं जिसमें इक्वल्स टू की इतनी वैल्यू नहीं है। ये वाला साइन है और यही वाला सबसे प्रायोरिटी में आएगा, यानी सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस। सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस है, यानी ये डेफिनेट सही है, ये बात बिल्कुल कंफर्म सही है। नेक्स्ट देखते हैं ए और ई। जब ए और ई की बात आई तो ए ये रहा, ई ये रहा, आप पहले स्टेटमेंट से देख पा रहे होंगे, ये रहा ए और ये रहा ई, ठीक है। इन दोनों की मैं अगर बात करूं तो इन दोनों के बीच में काफी साइन आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये इधर डायरेक्शन में है, वो उस डायरेक्शन में है, यानी कि गड़बड़ तो होगी, है ना। यानी इनके बीच का रिलेशन हम डेफिनेट तो नहीं बता सकते, लेकिन बेटा डेफिनेट नहीं बता सकते, लेकिन अगर वो ए और ई के बारे में पूछ रहा है, वो कह रहा है ए बड़ा है ई से, नहीं पता, ए छोटा है ई से, नहीं पता, यानी मेरे लिए क्या है, डाउटफुल कंडीशन, यानी इसके बारे में कोई भी मुझसे कुछ पूछे तो डाउट है। फिर कह रहा है ए ई के बराबर है, ये भी क्या होगा, डाउटफुल, बिल्कुल, क्योंकि जिसके बारे में हमें रिलेशन ही यहाँ पर साइन ही यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में हो तो हम बता नहीं सकते। लेकिन बेटा क्या इसका आंसर, अगर इसका ऑप्शंस ये होते, ध्यान से देखना, अगर इसके 5 ऑप्शन ये होते, ओनली फर्स्ट फॉलो या फर्स्ट ट्रू, ओनली सेकंड ट्रू, ठीक है, या होता ओनली थर्ड ट्रू, या होता आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, या होता नन ऑफ दीज, तो क्या टिक करते आप, बताओ मुझे क्या टिक करते, है ना। तो ये नहीं कि आप ओनली वन टिक करते, वन ट्रू और बाकी बस ये टिक करके आ जाते, नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार कंडीशन किसकी है, इस बार कंडीशन आइदर और की भी है, इस बार कंडीशन आइदर और की भी है, बिल्कुल क्लास। देखो यहां पर ए और ई सेम है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, और कितने साइन आ रहे हैं बेटा, 3, बड़े का भी, छोटे का भी, बराबर का भी, और ए और ई डाउटफुल भी है, यानी उनके बीच का रिलेशन कोई नहीं बता सकता। इट मींस अगर वो इनडायरेक्ट हैं तो उनके बीच में आइदर और कितने कंडीशन मिलेगी, 3 में, 3 रिलेशन चाहिए, और 3 है हमारे पास, ये रहे। तो ऐसा नहीं कि आप कहो कि मैम ठीक है फिर हम आइदर सेकंड और थर्ड टिक कर देते हैं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, आइदर सेकंड और थर्ड टिक कर देते हैं, तो बेटा फिर फर्स्ट भी तो सही है, उसको थोड़ा ना छोड़ सकते। इसका मतलब इसमें आंसर टिक करेंगे नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब इन तीनों विकल्पों में से कोई विकल्प आंसर नहीं है। लेकिन अगर बच्चे 5वां ऑप्शन ये होता, ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, तो क्या आप टिक करते, बिल्कुल, तब आप इसको टिक करते, तब नन ऑफ दीज का मतलब ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पहला भी सही है और साथ ही साथ इन दोनों में क्या लग रही है, आइदर और, तो आंसर इस तरीके का होता है बेटा। ऑप्शन भी इसी तरीके का चेंज होगा, अभी तो मैंने ऑप्शन खुद बनाए हैं इसलिए आपको वो ऑप्शन आंसर में नहीं मिल पाया, इसलिए नन ऑफ दीज टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो हमें चाहिए, हमें आइदर और भी चाहिए और ये भी चाहिए, वो दोनों एक साथ नहीं है, इसलिए हमने नन ऑफ दीज टिक किया। नन ऑफ दीज का मतलब इन विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं है। अगर नन फॉलोज होता तो नहीं होता, उसे नहीं करते टिक। नन फॉलोज का मतलब ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। इन दोनों में आइदर और लग रही है और ये बिल्कुल सही है,
है तो फिर नन फॉलोज तो हम कर ही नहीं सकते। आशा है समझ में आया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर ये था कि ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, वो बिल्कुल सही थे। और बाकी लोग अपना डाउट देख लो, अपना देख लो गलती कहाँ की। नेक्स्ट होमवर्क की बात करते हैं। यहां देखते हैं बेटा किसके बारे में पूछा है, के और जेड के बारे में पूछा है। अब जरा देखना, क्या मैं इनको मर्ज करूं, क्या मैं इसमें मर्जिंग लगाऊं? जरूरत ही नहीं है मैम। क्यों? क्योंकि के और जेड का पूछा है और के और जेड सामने सामने दिख रहा है मुझे, है ना। दोनों में के जेड पूछा है, ठीक है। अगर पूछा होता एफ का एन से, या मान लो जी का क्यू से, या सॉरी जी का पूछा होता एन से, तो या जी का पूछा होता पी से, तो शायद मुझे यहां मर्ज करने की जरूरत पड़ती। वो भी नहीं पड़ती क्योंकि जी यहां पर भी मौजूद है, ठीक है। वो अभी बताऊंगी, मर्जर बताऊंगी, चिंता मत करो कि मैम ये नहीं बताएगी, बताऊंगी बिल्कुल, ठीक है। अब देखो के और जेड में साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे लेस देन का साइन है कि के इज लेस देन जेड, साफ दिख रहा है। एक ही साइन है, के लेस देन जेड। के जो है वो छोटा है जेड से, लेकिन ये कह रहा है के बड़ा है जेड से। के बड़ा है जेड से? नहीं बेटा, छोटा है। तो क्या ये डाउटफुल है? ये डाउटफुल नहीं है, ये क्या है? डेफिनेटली फॉल्स। ध्यान रखना बेटा, डेफिनेटली फॉल्स है अभी ये। अब इसको ये मत बना देना कि मैम ये डाउट की वजह से कर रहे हैं। डाउट कैसा? साफ साफ दिख रहा है के छोटा है जेड से और यहाँ पे कह रहा है के बड़ा है जेड से, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। नेक्स्ट क्या है? अब यहां देखना, यहां है मजेदार बात। कह रहा के या तो जेड से छोटा है या फिर के जेड के बराबर है, ठीक है। अब मैं इसे सही करूं या गलत करूं? इसे मैं गलत करूंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। लेकिन बेटा अब मुझे बता दो, क्या ये डाउट है या कंफर्म है? कंफर्म गलत है। तो बच्चा ये डाउट है। क्यों डाउट है? ये डाउट इसलिए है मैम कि इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। एक कि के छोटा भी हो सकता है जेड से और एक कि के जेड के बराबर हो सकता है। अब समस्या ये है मैम कि हम इसके साथ जाएं या इसके साथ, क्योंकि अगर ये वाली बात बोल रहा है तब तो 100% सही है बंदा, अगर ये वाली बात बोल रहा है तो 100% गलत है। लेकिन मैम ये दोनों मर्ज करके बोल दिए, तो अगर मैं इसे पूरी तरीके से बोल दूं कि नहीं डेफिनेटली फॉल्स है, अगर मैं बोल दूं डेफिनेटली फॉल्स है, तो इसका मतलब मैं ये वाली बात को भी गलत बता रही हूँ कि के जेड से छोटा नहीं हो सकता, जो कि मुझे पता है कि है, ये तो सच है। और अगर मैं इक्वल टू बोल दूं तो तब डेफिनेटली फॉल्स है। लेकिन अभी मैं दुविधा में हूं, और जहां दुविधा वहां डाउट, जहां दुविधा वहां डाउट। जहां आपको थोड़ा सा भी शक होता है कि नहीं यार यहां पर आंसर हम कंफर्म नहीं बता सकते, तो इट शुड बी अ डाउट केस। आई बात समझ में? अब अगर इसके लिए ऑप्शन होते, मान लो यही ऑप्शन होते, ओनली फर्स्ट ट्रू नहीं, ओनली सेकंड ट्रू नहीं, ओनली थर्ड ट्रू, थर्ड तो ऑप्शन ही नहीं है, आइदर सेकंड थर्ड है ही नहीं, जब कहां से लगाए, ठीक है। नन ऑफ दीज, बिल्कुल नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि दोनों गलत होने चाहिए। अगर ये ना होता ऑप्शन में होता नन फॉलोज, क्योंकि आइदर और तो लग नहीं रही है इसमें, लग रही है क्या आइदर और? तो अब ये मत कहना कि मैम सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है तो हम आइदर और लगा देते, तीनों साइन आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि बेटा इसका डेफिनेट रिलेशन आ रहा है कि के छोटा ही है जेड से। दिक्कत तब होती जब साइन दोनों चेंज होते, एक ऐसा होता है एक इस डायरेक्शन में होता, तब मैं आइदर और लगा सकती थी, लेकिन अभी आइदर और नहीं लगेगी। यानी आंसर शुड बी नन फॉलोज, और यू कैन से नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। आई बात समझ में? सभी बच्चों को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो क्या हम इसको रब कर सकते हैं? इसको अगर रब करने की परमिशन हो तो जरा बताओ। ठीक है, करते हैं सिर्फ। अब आप में से एक स्टूडेंट है आयुषी, ठीक है। आयुषी का एक क्वेश्चन है बेटा, यानी आयुषी ने एक क्वेश्चन हमें भेजा है कि मैम अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए, ऑब्वियसली इसका मतलब आयुषी ने घर में ट्राई किया है तभी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आयुषी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मैम ये जो आइदर और की कंडीशन आपने सिखाई है, इसको इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन भेजा है उन्होंने, इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं? जरा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आयुषी जी का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है ए लेस देन इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी और लेस देन एम, ठीक। और कंक्लूजन जो आयुषी जी ने भेजे हमें वो है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम और सेकंड है ए लेस देन इक्वल्स टू एम। अब जरा मुझे बताइए बेटा, इस केस में ऐसा क्वेश्चन है आयुषी जी का, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्योंकि कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट ट्रू या ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकंड फॉलोज, तीसरा ऑप्शन है बोथ फॉलोज, फिर वही है आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड, और लास्ट वन है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड।
अब जरा मुझे बताओ आप क्या ठीक करने वाले हो इसमें, बहुत सोच समझ के आंसर देना, ठीक है, बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सोच लो, अच्छे से सोच लो तभी आंसर देना, जल्दबाजी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर आ रहा है नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, कुछ लोगों का, कुछ का आ रहा है क्या आइदर और लगा दो मैम, कुछ कह रहा है ऐसे कैसे, आइदर और में तो 3 साइन लगते हैं। अब जरा देखो ए और एम, ए और एम, ए और एम, ए और एम, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम है। ए और एम के बीच में साइन भी क्या है, गड़बड़ है, यानी कि ए और एम का रिलेशन कोई नहीं बता सकता। इसका मतलब इसमें आइदर और लग सकती है, लेकिन अगर कितने साइन हो, 3, या तो ए एम से बड़ा होगा, या तो ए एम से छोटा होगा, या तो ए एम के बराबर होगा। इसका मतलब मुझे 3 साइन चाहिए। उसने कहा ए एम से बड़ा है, मुझे क्या पता, ए एम के बराबर है, मुझे क्या पता, यानी ये क्या है, डाउट का केस। फिर है ए एम से छोटा है, मुझे क्या पता, बराबर है, अगेन मुझे क्या पता। एक ही चीज को 10 बार पूछेंगे तो कौन सा वो सही हो जाएगी, है ना, डाउट तो डाउट ही है, ठीक है। अब क्या किया, बच्चा कह रहा है मैम दोनों डाउट हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, लेकिन मैम हमें तो आपने कहा था 3 साइन चाहिए होते हैं, एक ग्रेटर, एक लेस देन, एक इक्वल। लेकिन मैम यहाँ पे ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, लेकिन इक्वल कितनी बार है, इक्वल तो 2 बार है मैम। तो क्या आप इसमें आइदर और लगाए, बिल्कुल लगाओगे बेटा, बिल्कुल लगाओगे। क्यों लगाओगे समझना। अगर मैं आपसे बोलूं कि या तो ए एम से बड़ा है, या तो ए एम से छोटा है, या तो ए एम के बराबर है, और फिर मैं बोलूं या तो ए एम के बराबर है, तो बात तो वही है ना। एक चीज को चाहे मैं 10 बार रिपीट कर दूं, बात तो वही है। बात तो मैं 3 की कर रही हूं ना, 3 ही साइन तो आ रहे हैं। अब चाहे मैं इसको बोलती, मैं ऐसे कर देती मान लो, तो क्या होता कि या मैम ए एम से बड़ा है, या ए एम के बराबर है, या ए एम से छोटा है, या ए एम से बड़ा है। भले ही बड़े वाला साइन 2 बार आ गया, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे मिनिमम कितने साइन चाहिए, मुझे मिनिमम 3 साइन चाहिए। अब एग्जामिनर उन 3 को ज्यादा लग करके लगाए, कम करके लगाए, मुझे नहीं मतलब, बस वो 3 साइन मुझे चाहिए, बाकी कुछ भी कर ले वो। एक साइन को 2 बार दे, एक साइन को 10 बार दे, एक साइन को 3 बार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स इस केस में भी आइदर और लगेगी। और मुझे लगता है आयुषी मैम, अगर आप ये एपिसोड देख रही हैं तो आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि शुरू करते हैं। आज मैं आपको क्या देने वाली हूं, क्या समझाने वाली हूं, क्या कराने वाली हूं, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, जरा ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल इनइक्वालिटी का ही है, ठीक है। क्वेश्चन का थोड़ा हम चेंज कर देंगे, इसको थोड़ा स्टाइल देने का तरीका एग्जामिनर का कुछ ऐसा हो गया है। क्वेश्चन है इफ J less than equals to R equals to T greater than P greater than Q is definitely true, then which conclusion will be definitely false। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, समझना और तब जाके आंसर देना। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा और तभी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लो ऊपर। हिंदी वालों को भी मैं बता दूं कि क्या है ये क्वेश्चन। बोला है यदि एक अभिव्यक्ति दी हुई है बेटा, अभिव्यक्ति मीन्स होता है आपका, एग्जामिनर ने अभिव्यक्ति का मतलब ये बोला है कि ये एक्सप्रेशन जो होता है बेटा, इसे अभिव्यक्ति बोलते हैं हिंदी में। उसने बोला यदि ये अभिव्यक्ति पूर्णतः सत्य होती, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट होता, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, अगर ये स्टेटमेंट है, देन विच कंक्लूजन विल बी डेफिनेटली फॉल्स। तो कौन सा दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष डेफिनेटली फॉल्स हो जाता। इट मीन्स निश्चित रूप से गलत हो जाता। कौन सा कंक्लूजन ऐसा होता जो निश्चित रूप से गलत होता। अब बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा सिर्फ ये पढ़ लेता है लेकिन ये नहीं पढ़ता। अब मैं तब से बता रही हूँ कि बेटा ये डाउट है, ये कंफर्म है, क्योंकि बेटा एग्जामिनर करता है, ऐसे क्वेश्चन करता है। वो मेंस में कर सकता है ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में, है ना, वो कैसे भी कर सकता है, इवन वो प्री में भी कर सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया या ऐसा कुछ नहीं है लिबर्टी की आपको प्री में नहीं दे सकता। उसकी मर्जी है, उसको नहीं लेना आपको तो वो देगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। या वो चाहता है आप ऐसी गलती करो। तो आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है सिंपल, वो कह रहा है यदि ये बात सत्य है तो बताओ इनमें से कौन सी बात निश्चित रूप से गलत है। तो जरा देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, वही करना है, कुछ नहीं करना। जे और ये टी का रिलेशन, जे ये रहा और टी ये रहा, साफ साफ दिख रहा है, इक्वल्स टू की तो कोई वैल्यू ही नहीं है और इनके बीच में यही साइन है, तो यानी टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू
जे, या बोल सकते हो जे इज लेस देन इक्वल टू टी। क्या ये गलत है? नहीं, ये क्या है? सही। पर क्या ये ऑप्शन आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे सही वाला थोड़ा ना पूछा, मुझे ये पूछा विच कंक्लूजन विल बी डेफिनेटली फॉल्स, कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः गलत है या पूर्णतः असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट टी एंड क्यू। टी एंड क्यू में क्या बोला है? ये रहा टी एंड क्यू। टी और क्यू के लिए बोला है टी इज ग्रेटर देन सॉरी इक्वल्स टू क्यू। टी जो है वो इक्वल है किसके? क्यू के इक्वल है। अब टी जो है वो इक्वल है क्या क्यू के? टी जो है क्या वो इक्वल है क्या क्यू के? साफ साफ दिख रहा है कि टी जो है वो क्या है बेटा? ग्रेटर है, टी बड़ा है, क्योंकि इनके बीच में एक ही डायरेक्शन में है साइन, तो टी बड़ा है क्यू के। और ये कह रहा है टी बराबर है। ये गलत है कि नहीं है? कैसा गलत है? डेफिनेट या डाउट? बिल्कुल, ये कैसा है? डेफिनेटली फॉल्स है। मैम मिल गया हमें आंसर, टिक कर दो। नहीं, मिल गया आंसर, टिक कर दो नहीं, क्योंकि बेटा विकल्प ये है ही नहीं। ये 5 ऑप्शन तो दिए उसने, अब इसमें भी चाल चलेगा। फिर देखो आर ग्रेटर देन पी, आर ये रहा और पी ये रहा, तो हमने देखा इक्वल है और फिर ये वाला साइन है, आर बड़ा है पी से, दिख रहा है साफ साफ, आर पी से बड़ा है, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है P ग्रेटर देन J, P जो है वो J से बड़ा है, P जो है बेटा वो J से बड़ा है। अब जरा मुझे बताओ कि P और J का रिलेशन आप बता सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैम P और J का रिलेशन बताना इसलिए मुश्किल है क्योंकि P और J के बीच में रिलेशन चेंज हो रहे हैं, यानी साइन चेंज हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे साइन चेंज हो रहे हैं, इसलिए उनके बीच का रिलेशन नहीं बता सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कोई भी चीज उसके पीछे पूछोगे तो वो गलत होगी, लेकिन वो कैसे गलत होगी? डाउट। और मुझे क्या पूछा है? डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, फिर आते हैं इस पे T और Q पे। T और Q पे देखें तो T जो है वो क्या है? ग्रेटर है। किसका ग्रेटर है? किससे ग्रेटर है? Q से। लेकिन यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है T इज लेस देन Q, इट मीन्स Q इज ग्रेटर देन T। ये कह रहा है Q बड़ा है T से और ये बोल रहा है T बड़ा है Q से। इसमें कोई शक ही नहीं है, T ही बड़ा होगा Q से, लेकिन ये तो कह रहा है Q बड़ा है T से, यानी ये भी गलत। और कैसा गलत है बेटा? डेफिनेटली फॉल्स। अब फंस गया बच्चा। बच्चा कह रहा लो, एग्जामिनर पूछा था विच वन इज डेफिनेटली फॉल्स, हमने तो लगा एक ही होगा, इसीलिए मैंने टोका था, इसीलिए टोका था। आपको एक ऑप्शन देखते हो, आप देखते हो डेफिनेटली फॉल्स और आप टिक करने चले जाते हो। अगर ऑप्शन में, ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शन में यही 5 ऑप्शन है और एग्जामिनर कह रहा है इनमें से एक टिक करना है, तो 100% उसका आंसर एक ही होगा। ये टिक लगा दिया, खत्म। अगर यहाँ नन ऑफ दीज होता तो नन ऑफ दीज टिक लगाते। क्यों लगाते? क्योंकि उसके फिर 2 आंसर आ रहे हैं मैम, है ना। यानी कि वो ऑप्शन भी ऐसे देगा, ऐसे ओनली फर्स्ट, यानी अगर डेफिनेटली फॉल्स है तो केवल पहला है। फिर बोलेगा आपको दूसरा ऑप्शन कि फर्स्ट या सेकंड एंड फिफ्थ, इस तरीके से बोल देगा सेकंड एंड फिफ्थ, तो आप यही तो टिक लगाओगे कि भाई एक तो दूसरा भी है डेफिनेटली फॉल्स और 5वां भी है। ध्यान रखना बेटा, ये फॉल्स है लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं। अगर वो फॉल्स पूछता तो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर फॉल्स। अगर उसने डेफिनेटली फॉल्स पूछा है तो आप डाउट वाला नहीं लोगे। डेफिनेटली फॉल्स में सेकंड एंड फिफ्थ आर डेफिनेटली फॉल्स। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा, सभी को क्लियर होगा। इस तरह का लैंग्वेज बना के क्वेश्चन दे देता है डराने के लिए। सिर्फ ये समझता है कि नहीं, बच्चा देखते ही सोचेगा पता नहीं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है या हिंदी में क्या लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, सब वो है, ठीक है, सब मोह माया है, कुछ होता नहीं है। चलो अब आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही बेटा, जो ये सारे फॉर्मेटिव क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ ऐसे बनाकर, ये अपनी मर्जी से नहीं बना रही हूँ। एग्जामिनर है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है ऐसे क्वेश्चन को लेकर, और मुझे नहीं लगता टफ है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि टफ है। और अगर आपको लग रहा है तो फिर गड़बड़ है, लगना नहीं चाहिए, ठीक है। कह रहा है इफ, या वो बोल रहा है, सॉरी वो बोल रहा है this and this will be definitely false, when will be this and this will definitely false, और लिखा है A blank C blank D blank 8 blank R blank 13। डरना मत। तो आपके पास क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन मैंने पेन डाउन करा है यहाँ पर, देखो क्या है, व्हेन विल बी दिस एंड दिस विल बी डेफिनेटली फॉल्स। समझिएगा, कह रहा है कब ये और ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। और किया क्या है, एक स्टेटमेंट दी है लेकिन उसमें ब्लैंक छोड़े हुए हैं। ब्लैंक क्यों छोड़े हुए हैं? ब्लैंक छोड़े हुए इन साइन के लिए। वो कह रहा है इन साइन में से किसी एक सेट को रखना है बेटा। जैसे अगर आपने पहला उठा के रख दिया, दूसरा एज इट इज लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यहां से यहाँ की तरफ रखे जाते हैं, यहाँ ये ऐसे करके।
तो कह रहा है ऐसा कौन सा सेट उठा के आप यहां पर रखने वाले हैं जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये और ये वाले जो कंक्लूजन टाइप है ये, ठीक है, ये दोनों बातें क्या हो जाए, विल बी डेफिनेटली फॉल्स, बिल्कुल पूर्ण तरीके से ये बातें दोनों गलत प्रूफ हो जाएं, आपको ये बताना है। तो पहली चीज समझिएगा, डेफिनेटली फॉल्स पूछा है कि ये डेफिनेटली फॉल्स होने चाहिए। इसकी जगह क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि प्रूव दैट दिस एंड दिस विल बी डेफिनेटली फॉल्स, और आपको बोलता फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जैसे दिया तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, और बोल देता व्हाट विल कम इन द ब्लैंक्स, है ना, ब्लैंक्स में क्या आएगा, कौन सी इक्वेशन आप ब्लैंक्स में रखोगे या कौन से साइन का सेट आप ब्लैंक में रखोगे जिससे ये दोनों कंफर्म गलत हो जाए, निश्चित रूप से गलत हो जाए। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल देखने से मत डर जाना, देखो कितना आसान है। कह रहा है इसको और इसको डेफिनेटली गलत प्रूफ करना है, यानी डेफिनेटली गलत प्रूफ करना है तो ए और आर को देखो, सबसे पहले ये रहा ए और ये रहा आर, कितने ब्लैंक है, 4, यानी आगे की 4 साइन को देखते हैं पहले, और ध्यान रखना ए आर से छोटा ना हो, ये डेफिनेटली गलत होना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत होनी चाहिए कि ए छोटा है आर से, ये जरूर देख लेना, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे वो डेफिनेटली ट्रू पूछता है, बच्चे डेफिनेटली फॉल्स बताते हैं, वो डेफिनेटली फॉल्स पूछता है, बच्चे डेफिनेटली ट्रू बताते हैं, तो इस तरह की गलती मत करना। तो अगर यहां पर बात करें तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो मैं काट दूंगी, ऐसे नहीं एक एक को पुट करके देख रहे हो। क्यों काटा मैम? क्योंकि देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये इसी ऑर्डर में रखते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ आपने ये रख दिया, उधर आपने ये रख दिया अपनी मर्जी से, इधर आपने ये रख दिया, नहीं, लेफ्ट टू राइट चलता है ये सिलसिला, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर ने बोला हो। अगर एग्जामिनर बोलेगी उधर से इधर रखना शुरू करो तो बात अलग है, ऐसा कभी बोलेगा नहीं। तो देखो ये साइन अगर यहाँ आ जाता, ये साइन यहाँ आ जाता, ये साइन यहाँ आ जाता, ये साइन यहाँ आ जाता, तो बिल्कुल आर हर हाल में ए से बड़ा होता कि नहीं होता कि नहीं होता। जैसे ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये 8 है, आर है, 13 है, बीच में अल्फाबेट भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब उसने कहा अगर आप ये साइन रखते तो यहाँ पे आता है ये, यहाँ पे भी साइन, ये साइन, ये साइन। अब आप ए से आर का रिलेशन देखो, क्या आर ए से बड़ा नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आपको क्या करना है, ये बात गलत प्रूफ करनी है, तो गलत तो हो ही नहीं रही है। इसको लेते तो क्या दिक्कत होती, इसको लेते तो ये तीनों साइन तो सेम थे एक ही डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ इक्वल है, तो इक्वल से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर यहाँ इक्वल भी होता बेटा तो भी आर ही बड़ा आता, किससे? ए से, क्योंकि ये साइन बड़ा है तो आर बड़ा आता है इसे, तब भी ये बात सच हो जाती। अब बात करते हैं इस वाले की, इसको भी मैं क्या कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी, क्योंकि इसमें सारे साइन ऐसे हैं। बाद का तो नहीं पता, इसका तो जो होगा सो होगा, लेकिन ये वाली बात तो सच हो जाएगी इससे, है ना। ये शुरू के जो साइन है 4, ये तो ग्रेटर देन, लेस देन के आ रहे हैं, तो आर बड़ा हो जाता है ए से, ये भी नहीं हो सकता। इसका ना आंसर इनमें से कोई है। लेकिन आप ये बताओ मुझे कि अगर मैं ये वाला साइन लगाती, ये वाला साइन का सेट लगा देती तो क्या दिक्कत होती? जरा देखना, देखते ही पता चल रहा है वैसे तो, लेकिन जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको देखो, इसमें ये साइन है, फिर ये साइन है, फिर ग्रेटर देन का साइन है, उसके बाद फिर लेस देन का साइन है सिर्फ, और उसके बाद फिर ग्रेटर देन का साइन है, ठीक। अगर मैं ये साइन लगा देती फोर्थ वाला, तो क्या होता बेटा, ए और आर के बीच में रिलेशन तो ये गलत आता, लेकिन क्या वो डेफिनेटली गलत आता? डेफिनेट फॉल्स आता। उसने ए और आर का रिलेशन पूछा, और ए और आर का रिलेशन सिंपल ही आ रहा है कि ए और आर में बड़ा भी हो सकता है, ए छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। मुझे क्या करना है, मुझे इस बात को कंफर्म गलत करना है। कंफर्म गलत तो मैं कर ही नहीं सकती, जब खुद ही मुझे डाउट है तो मैं गलत कैसे करूं? मैं तो डाउट का गलत बोल सकती हूँ, कंफर्म गलत नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे हार गए, मतलब ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है एज अ आंसर, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मैंने दूसरा क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि बेटा जब पहली चीज प्रूफ नहीं हो पाई तो दूसरी क्या होगी, है ना। दूसरी हो भी जाती तो पहली प्रूफ नहीं हो पाएगी तो मानेंगे थोड़ी ना उसको। अब अगर मैं तीसरा ऑप्शन रखती तो ये काम आसान था, बिल्कुल आसान था, तब ये बात बिल्कुल सही हो जाती कि ये डेफिनेटली फॉल्स है। कैसे? मैं रखती यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड देन ग्रेटर देन, ठीक है। उसने कहा भाई आर और ए का रिलेशन, कह रहा आर और ए में ये प्रूफ हो जाए कि आर ए से बड़ा नहीं है, तो क्या आर ए से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। ए या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, किससे? आर से। ए की डायरेक्शन में इक्वल का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ए या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो वो कह रहा है कि आर बड़ा नहीं है, ये कंफर्म गलत है। हाँ बिल्कुल कंफर्म गलत है। दूसरा है 13 वाला, जो है 13 और 8 का आप अगर रिलेशन देखो तो 13 और 8 का रिलेशन ये कि या तो 13 बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए, तो बेटा बराबर के चांस तो है नहीं क्योंकि ये वाला साइन है, और साफ साफ पता चल रहा है 8 जो होगा वो बड़ा होगा किससे? 13 से, और यहाँ पे कह रहा है 8 या तो छोटा या तो बराबर, तो बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये भी कंफर्म गलत है क्योंकि 8 हर हाल में 13 से बड़ा होगा। आशा है समझ में आया होगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, और बच्चे गलत भी करके आते हैं, ठीक है, और घबराते हैं इस क्वेश्चन को देखकर। तो फॉर्मेट कैसा भी चेंज हो जाए, आपको गलती नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट पे रहना है और
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, ठीक है। हाई लेवल तो क्या होता है, खैर यही होता है, बस क्वेश्चन का देने का तरीका चेंज होता है, उसे हाई लेवल बोलते हैं बच्चे, बाकी कुछ नहीं। क्या लिखा है, कोडेड फॉर्म में दे दिया। क्या बोला, इफ p परसेंटेज q, तो उसका मतलब होगा p बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। कह रहा है डॉलर होगा तो p छोटा नहीं है और बराबर भी नहीं है। कॉपीराइट होगा तो बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है। स्टार होगा तो बड़ा नहीं होगा। एट द रेट होगा तो छोटा नहीं होगा। इसका मतलब क्या रहा है, जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, और होंगे जो बचे हुए होंगे। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि p बड़ा और छोटा नहीं है तो p बराबर है। समझ में आई बात। कह रहा है इसका अर्थ है कि p छोटा नहीं है और बराबर नहीं है। ये ध्यान देना, पीछे वाला आगे वाले से, आगे वाला पीछे वाले से। अभी तो क्वेश्चन आगे वाला पीछे वाले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो p जो है छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो बड़ा होगा, p बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है तो छोटा होगा। यहां पर देखें तो p बड़ा नहीं है तो छोटा और बराबर, बड़ा नहीं है तो दो साइन बचे, छोटा और बराबर। और यहाँ पे कह रहा है छोटा नहीं है तो बड़ा और बराबर। समझ में आ गया होगा ये तो आसान था। क्वेश्चन क्या है वो देखो, मुद्दा क्वेश्चन का है, मेन है क्वेश्चन। टू मेक h कॉपीराइट j $g एंड j $f ट्रू विच सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन ब्लैंक। ये ब्लैंक दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। एग्जामिनर ने कहा कि इस अभिव्यक्ति में, इस एक्सप्रेशन में, इस ब्लैंक यानी इस खाली स्थान की जगह ऐसा कौन सा चिन्ह, ये जो ऑप्शन दिए हैं 5, ऐसा कौन सा चिन्ह मैं पुट करूं जिससे ये और ये वाली बात सत्य प्रूफ हो जाए। एंड बोला है बेटा, ठीक है, दिस एंड दिस, हाँ ये एंड है, एंड इसे डॉलर में समझ लेना, दिस एंड दिस, ये और ये सच हो जाए, ये और ये ट्रू बोला है, इन्हें सत्य प्रूफ करना है। ठीक, तो पहले तो देख लेते हैं क्या सत्य प्रूफ करना है। पहले तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे भाई, है ना, क्या है रिलेशन क्या है। तो परसेंटेज को बेटा क्या लिख सकते हैं, आप देखो ऊपर क्या लिख सकते हैं परसेंटेज को, परसेंटेज का मतलब है बराबर। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू। उसी तरीके से इसकी जगह तो कुछ रखना है आपको। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर हटाते हैं, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन। परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है इक्वल्स टू। तो मैंने कहा ठीक है, कर दिया, हमने कर दिया। अब उसने बोला कि ये और ये बातें सच हो जानी चाहिए। मैंने कहा ये बातें हैं क्या, ये तो बताओ। तो मैंने कहा कॉपीराइट हटाओ, कॉपीराइट की जगह क्या लगाओ, कॉपीराइट की जगह लेस देन लगाओ। डॉलर की जगह क्या लगाओ, डॉलर की जगह ग्रेटर देन लगाओ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर डॉलर की जगह क्या लगाओ, ग्रेटर देन लगाओ। कह रहा है ये दोनों बातें सत्य प्रूफ हो जाएं, ऐसा कुछ करो। तो अगर ये बात सत्य प्रूफ करनी है, साइन सिर्फ एक ही चेंज करना है बेटा। चेंज क्या करना है, यहां पर रखना है एक आपको। ठीक है, क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला आसान है, मैंने कहा भाई एक एक ऑप्शन, एक एक, इससे ये नहीं कि आप साइन रख के देखो, साइन तो ऐसे बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं बेटा जिससे बात सच हो जाए। आप सीधा ऑप्शन पुट करो स्टार। अगर मैं यहाँ स्टार रखूं, स्टार का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू। अगर बच्चे यहां पर लेस देन इक्वल्स टू आ जाए, यानी कि स्टार का जो सिंबल है वो आ जाए, तो बेटा तब क्या ये बात सही है, एच जे जो है वो एच से बड़ा है, जे जो है वो एच से बड़ा है, जे एच से बड़ा है। ये तो दिख ही रहा है साफ साफ। ये तो अगर नहीं भी बोलता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जे बड़ा है किससे, एच से। और जी, जे का जी से क्या रिलेशन है, जे जी से भी बड़ा है। जे जी से बड़ा है क्या, जे जी से बड़ा हो सकता है लेकिन बराबर भी हो सकता है। अब आप जे और जी का रिलेशन देखो, बड़ा तो हो सकता है लेकिन बराबर भी हो सकता है। लेकिन श्योरिटी रखनी है कि जे बड़ा होगा जी से, तो ये तो श्योर नहीं है, बिल्कुल श्योर नहीं है, ये तो डाउट है। फिर जे बड़ा है एफ से, जे एफ से बड़ा है, जी से निकलेगा तभी तो एफ से निकलेगा। जे का रिलेशन एफ से भी बताना है, और वो भी क्या होना चाहिए, जे बड़ा होना चाहिए। तो ये तो बड़ा और बराबर दोनों हो रहा है, तो ऐसा आपको ये तो डाउट में डाल रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा देखते हैं एट द रेट। एट द रेट की बात करें तो एट द रेट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये रख दिया। अब तो गई भैंस पानी में, क्यों, क्योंकि जे और जे का रिलेशन कंफर्म है कि जे बड़ा होना चाहिए। अब तो कंफर्म बता ही नहीं सकते, रिलेशन चेंज हो गए। उसी तरीके से जे का एफ से भी नहीं बता सकते, चेंज हो गए रिलेशन। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एक एक पुट करके इसलिए दिखा रही हूं ताकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आसानी रहे, बाकी देखते ही पता चल रहा है बेटा। कॉपीराइट, कॉपीराइट कह रहा है लेस देन, कॉपीराइट कह रहा है लेस देन का साइन लगाओ। नन ऑफ दीज ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो कॉपीराइट लगाया। अब जरा देखो, क्या जे एच से बड़ा है, जे एच से बड़ा है, ये तो पहले ही प्रूफ हो गया था। क्या जे जी से बड़ा है, जे जी से बड़ा है क्या, हाँ बिल्कुल, इन दोनों साइन में ये बड़ा होता है, जे जी से बड़ा है, जे इज ग्रेटर देन जी, बिल्कुल सही बात है। और जे एफ से बड़ा है, जे इज ग्रेटर देन एफ, बिल्कुल, ये इन साइन में ये बड़ा है, और उससे पता चल रहा है जे बड़ा है किससे, एफ से। तो ये भी बात क्या हो गई, सत्य प्रूफ हो गई। यानी कि हमारा साइन, हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए। अब आप कहोगे मैम आपने सारे क्यों नहीं चेक करे, क्योंकि बेटा ऑप्शन यही है, 5 ऑप्शन थे, इनमें से एक ही आंसर होगा, डबल तो आंसर टिक नहीं कर सकते,
है ना। अगर ऑप्शन अलग होते तो टिक करते। तो मुझे पता है ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, आप यही आंसर होगा, आगे मैं चेक नहीं करने वाली, ठीक है। अगर मैं कॉपीराइट के अलावा डॉलर चेक करती, डॉलर अगर चेक करती तो ये ग्रेटर देन का साइन आता है, यानी ऐसा, और जब ये साइन चेंज हो जाता तो फिर इनके बीच का रिलेशन बता ही नहीं सकते थे। परसेंटेज कर देती तो इक्वल हो जाता, इक्वल का मतलब है कुछ नहीं, इक्वल कुछ रोल ही प्ले नहीं करता, तो जे बड़ा और बराबर होता तब भी किसके, जी के। हमें सिर्फ बड़ा प्रूफ करना था, इसीलिए आंसर क्या होगा, कॉपीराइट, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को। चलो अब जरा इसी को रब करते हुए मैं एक और क्वेश्चन इसी में दे रही हूँ बेटा, यही आपके इंस्ट्रक्शंस यही हैं, ठीक है, जो ऊपर दिए हुए हैं, बस मैं क्वेश्चन एक चेंज कर रही हूं। इसका क्वेश्चन ये है, पूछा है इन विच एक्सप्रेशन, यानी कि कौन से अभिव्यक्ति में, इन विच एक्सप्रेशन डज नॉट लीड टू, या ये होना चाहिए विच एक्सप्रेशन डज नॉट लीड्स टू P@Q and M copyright L being definitely ट्रू। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझना जरूरी है भाई, ठीक है, बाकी बातें बाद में हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा। कोई फायदा नहीं कि क्वेश्चन समझ में आया नहीं और लगे पड़े हैं, है ना, तो पता भी तब चलेगा जब क्वेश्चन समझ में आएगा कि वो पूछ क्या रहा है, पूछने का तरीका क्या है उसका। एक्सप्रेशन थोड़े लंबे लंबे हैं, ठीक है, तो जरा देखना। पहला एक्सप्रेशन है, थोड़ा मैं इसे पीछे कर देती हूँ सो दैट आपको दिख जाए ऐसे करके। पहला एक्सप्रेशन है P@R@Q कॉपीराइट M $N $L। दूसरा है P@R@Q %M कॉपीराइट N कॉपीराइट L। फिर है P%R@Q %M कॉपीराइट N कॉपीराइट L। नेक्स्ट है आपके पास P@R%Q $M %N कॉपीराइट L। और फिर है आपका P कॉपीराइट R@Q %M $N $L। क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। चलो अब क्या पूछा, कहता है, क्वेश्चन समझना पहले, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कह रहा विच एक्सप्रेशन डज नॉट लीड दिस बीइंग डेफिनेटली ट्रू, यानी कौन से अभिव्यक्ति इसको और इस बात को डेफिनेट ट्रू नहीं मानती। यानी ट्रू और डेफिनेट ट्रू में फर्क नहीं होता बेटा, ट्रू वही होता है जो डेफिनेट ट्रू होता है, ठीक है, डेफिनेट फॉल्स और फॉल्स में फर्क होता है, लेकिन ट्रू और डेफिनेट ट्रू में फर्क नहीं होता। ट्रू और डेफिनेट ट्रू बोथ आर सेम। क्या कह रहा है, कौन से अभिव्यक्ति में ये प्रूफ नहीं होता कि ये और ये बातें सत्य हैं, ठीक, यानी इनको ऐसी आपको आंसर देना है जिसमें ये बातें सत्य हैं, ये ना प्रूफ हो रहा हो। क्या प्रूफ हो रहा हो कि ये बातें गलत है, इसका ये मतलब है, ठीक है। यानी जो भी बोलेगा कि ये और ये जो दिया हुआ है ये सत्य है, वो हमारा आंसर नहीं है। उसने डजंट लीड पूछा है बेटा। अब ये मत कहना कि मैम इसका मतलब ये होगा कि इससे गलत प्रूफ करना है, गलत नहीं, वो कह रहा है कि कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है इसमें, इन पांचों में से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे ये और ये वाली बात डेफिनेटली ट्रू प्रूफ नहीं होती। क्वेश्चन समझना, ठीक है। अब एक तो ऑप्शन है कि बच्चा कह रहा है सबको खोल के देखेंगे, सब जगह रख के देखेंगे, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। मुझे पी और क्यू के बीच में रिलेशन बताना है ना, और पी और क्यू के बीच में रिलेशन क्या बताना है, एट द रेट का। एट द रेट का क्या मतलब है, अगर आप एट द रेट नहीं भी हटाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एट द रेट का मतलब क्या है, पी बड़ा और बराबर। अब एट द रेट जहां भी होगा उसका मतलब एक ही तो होगा, अलग थोड़ा ना होगा। अब अगर आप यहां से देखो, इस ऑप्शन को देखो, सिर्फ पी और क्यू को देखो, तो पी और क्यू के बीच में एट द रेट, फिर एट द रेट, दो जगह एट द रेट, यानी सेम साइन आ रहा है। और जब सेम साइन आएगा तो ये गलत थोड़ी ना हो जाएगा। इसका मतलब पी एट द रेट क्यू बात सही है। अरे साइन हो चाहे सिंबल हो, बात तो एक ही ना, एक सिंबल एक ही साइन तो इंडिकेट करेगा। तो कह रहा पी एट द रेट क्यू, तो यार ये तो फिर सत्य बताएगा, ये तो बोलेगा कि हाँ ये बात सच है। और सच तो हमें करनी नहीं, हमें तो डजंट लीड वाला देखना है जिसमें ये हो ना रहा हो। उसी तरीके से ये ऑप्शन भी मैं हटा सकती हूँ आराम से, क्योंकि इसमें भी पी एट द रेट क्यू डायरेक्ट आ रहा है। आप साइन को रख के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब जरा देखो सी वाला ऑप्शन भी जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि मैम यहाँ पे तो एट द रेट एक बार है, दूसरी बार तो है नहीं। लेकिन बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब परसेंटेज का मतलब है इक्वल्स टू है, और इक्वल्स टू की तो कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि ये ऑटोमेटिकली इसी साइन को मानेगा, यानी पी एट द रेट क्यू ही मानेगा ये अंत में।
तो भी हमारी हार है, हमें वो प्रूफ, सत्य प्रूफ तो करना ही नहीं है। फिर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी वही है, यहाँ पे एट द रेट है यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू और यहाँ पे इक्वल्स टू, तो फिर बात वही होगी, P और Q के बीच में यही साइन आएगा, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ई। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन देखो मैं शॉर्टकट जहां लग पा रहा है बेटा वहां बता रही हूँ। ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में भी मत पड़ना, बच्चे कई बार अपना नुकसान करते हैं ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में। हाँ, ये सच बात है, ठीक है। अब जरा देखो, मैं इसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको मतलब करने में ही मजा आता है। तो देखो, P कॉपीराइट R, कॉपीराइट मतलब P लेस देन R, एट द रेट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, परसेंटेज मतलब इक्वल्स टू M, स्टार मतलब लेस देन इक्वल्स टू N, लेस देन इक्वल्स टू L। ये आपका अभिव्यक्ति हो गई। इससे ये दोनों बात गलत प्रूफ हो रही है कि एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, ये सत्य नहीं होना चाहिए, P और Q। अब देखो, P और Q के बीच में रिलेशन कैसे आ रहे हैं? अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन मतलब डेफिनेट कुछ बता ही नहीं सकते। वो कह रहा है कि भाई बड़ा और बराबर आना चाहिए। तो मैंने कहा भाई हम कैसे बता दें, यानी आप जो भी रहा है उसमें डाउट है और मुझे क्या करना है? मैंने कहा भाई ऐसा होना चाहिए जिसमें डेफिनेटली ट्रू ना हो रहे हो, तो डेफिनेट ट्रू तो इसमें भी नहीं हो रहा है ना। फिर क्या बोल रहा है? M कॉपीराइट L। M कॉपीराइट L का क्या मतलब बेटा? M कॉपीराइट L का मतलब M इज लेस देन L, M L से छोटा है। अब यहां देखो, M और L अगर आप देखो तो M और L का रिलेशन आ रहा है या तो M छोटा है या तो बराबर है, या और यही या बिगाड़ रहा है सब कुछ, है ना। मैंने कहा भाई छोटा है बराबर है मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली ये चीज जो है वो ट्रू नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा डेफिनेटली ट्रू तो हम भी नहीं बोल रहे, हम भी तो ये बोल रहे हैं कि हो भी सकती है और नहीं भी, इसलिए ये डाउटफुल ले रहा है दोनों को और वो कह रहा है डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए, वो वाला ऑप्शन निकालो। तो बेटा इससे बेहतर ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। समझ आ रही है बात? ठीक है, आशा है आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और मैंने आपको इन 3 से 4 5 सेक्शन जितने भी मैंने लिए हैं, जितने एपिसोड मैंने इनइक्वालिटी के लिए, मैंने उसमें सब चीज़ें आपको कवर करा दी बेटा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आ जाए और तुम ना कर पाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बिलीव मी, ठीक है। चाहे फिर वो संख्याओं के रूप में आ जाए, चाहे फिर वो अल्फाबेट्स के रूप में आ जाए, चाहे फिर किसी के नाम के रूप में आ जाए, कुछ नहीं। आपको साइन के हर तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आपको डील करना है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और शुरू के मैं कह रही हूँ आइदर और की कंडीशन ढंग से सीख लेना, और जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने अभी इससे पहले उसमें कराए थे जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक्सप्रेशन में नहीं दिखते, स्टेटमेंट में नहीं दिखते, लेकिन क्वेश्चन में पूछे होते हैं, उसमें कैसे कैसे आप आइदर और लगाते हो, ये सब चीजें, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड इतना ही रखेंगे और इस वादे के साथ कि अगली सीरीज हम शुरू करेंगे। हम शुरू करने वाले थे बेटा ऑर्डर रैंकिंग, लेकिन हाँ एक बच्चे का मैसेज आया, उनका कोई एग्जाम है, तो ऑर्डर रैंकिंग ना शुरू करते हुए हम शुरू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए अगली सीरीज में मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। मैं कंचन कुकरेती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। बाय बाय।